नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुग़ल कालीन केंद्रीय प्रशासन की और हम ये देखेंगे कि किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन जो कि सिकंदर लोदी के पहले तक काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, बहलोल लोदी ने उसे चरम स्तर पर पहुँचा दिया था और वो अपने अमीरों के सामने बैठता था कालीन पर और जब उनसे कोई विवाद होता तो वो कहता कि मैं आप में से ही एक हूँ, अगर आपकी इच्छा न हो तो मैं सुल्तान का पद त्याग दूंगा और आप जिसे चाहेंगे वह सुल्तान बन जाएगा। तो एक सुल्तान का पद की इस तरह से गरिमा को गिरा देना बहलुल लोदी के काल तक हम देखते हैं और सिकंदर लोदी उस वैभव को फिर से खड़ा करता है और शेर शाह सूरी फिर से एक सेंट्रलाइज व्यवस्था को स्थापित करता है। अब उस व्यवस्था को पूर्ण रूप देने का काम होता है अकबर के काल में। हम उसी काल को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से एक मजबूत प्रशासन की स्थापना हो रही है जो पूरे मुगल काल को अपने ऊपर निर्भर रखेगा। अब देखो, मुगल बादशाह सेना, न्याय, प्रशासन का प्रमुख था। वह स्वतंत्र एवं संप्रभु शासक था। ऐसा तो हर शासक होता है। अब बादशाह को प्रशासन में सलाह देने के लिए अधिकारियों एवं अमीरों की एक बड़ी संख्या होती थी। केंद्रीय प्रशासन में वकील या वजीर का पद सबसे महत्वपूर्ण था। यह वकालत या वजारत संस्था से जुड़ा हुआ था। यह संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण करता था, यानी कि देखरेख करता था। बादशाह वकील वजीर के माध्यम से ही अन्य अधिकारियों से संपर्क स्थापित करता था। यह बादशाह के बाद सर्वोच्च अधिकारी होता था और बाबर के समय निज़ामुद्दीन अहमद और हुमायूं के समय हिंदू बेग वकील या वजीर बना हुआ था। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि किसका कौन वजीर था। बाबर के समय निज़ामुद्दीन अहमद, हुमायूं के समय हिंदू बेग और अकबर के समय बैरम खां वजीर था। आगे के समय पर बैरम खां को हटाकर वह एक दूसरे व्यक्ति को अपना वजीर बनाता है। कौन? अकबर। बैरम खां के समय वजीर की शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और जब हम देखते हैं कि 1556 से 60 तक बैरम खां का शासन चल रहा था, अकबर इस समय पर अल्पवयस्क था। जैसे जैसे वो उसको समझ आती है और वैसे वैसे वह देखता है कि बैरम खां काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है, तो वह फिर उसके विद्रोह का दमन करता है और बाद में वह यह ठान लेता है कि वह किसी भी अधिकारी के पद को इतना शक्तिशाली नहीं बनने देगा कि उसके विद्रोह के कारण उसकी सत्ता को चोट पहुँचे। अब अकबर ने अपने शासन के 8वें वर्ष वजीर से आर्थिक व सैन्य शक्ति छीनकर 2 नए विभाग बनाए। आर्थिक के लिए दीवान ए आला और सैन्य के लिए मीर बख्शी। अब वजीर पर प्रशासन में सर्वोच्च होते हुए भी शक्तिहीन हो गया था, यानी कि अब वह सभी मंत्रियों का प्रमुख है और सभी में शीर्ष है, लेकिन उसके बावजूद उसके पास न तो सैन्य विभाग है और न ही वित्त विभाग। अब इसके बाद में इस पद पर सामान्यतः किसी उम्रदराज उमरा को नियुक्त किया जाता था। कहाँ पर? वजीर के पद पर। महत्वपूर्ण नहीं होने से कई बार वकील का पद खाली भी रहता था। केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख विभागों की बात करते हैं तो दीवान ए आला या दीवान ए कुल। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अकबर वजीर के पद की शक्ति को तोड़ने के लिए इस विभाग की स्थापना करता है और वजीर के वित्त अधिकार इस विभाग के प्रमुख मुख्य दीवान को दे दिए जाते हैं। इसका क्या काम होता है? तो राज्य में कितना भू राजस्व, कितना टैक्स मिलना है, उसका ये आकलन करता है और भू राजस्व की वसूली हो रही है या नहीं, वह यह करता है। आज भी हम देखते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम भी यही होता है कि टैक्स सही रेट पर चल रहा है कि नहीं ये देखना, टैक्स कलेक्ट हो रहा है कि नहीं बराबर, जीएसटी वगैरह ये देखना, साथ ही साथ हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी देखना है कि राज्य को आय कितनी प्राप्त हुई है। मान लीजिए कहीं हम राजकोषीय घाटा तो हमारा नहीं चल रहा है कि हमने 10,000 रुपये कमाए और हमने 15,000 रुपये खर्च कर दिए, तो ये देखना भी यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम होता है कि हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर जितना लोगों पर खर्च कर रहे हैं उसमें हमें कितना वापस रिटर्न मिल रहा है टैक्स के रूप में। अगर कम मिल रहा है तो फिर वह आय के साधनों को बढ़ाएंगे और उस टैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ
आय व्यय के खाते, जो विभिन्न खाते हैं वह तैयार करना। आज भी हम देखते हैं कि ऐसे खाते तैयार होते हैं। अगर किसी के खाते गड़बड़ होते हैं तो फिर जो इनकम टैक्स है वो उनसे पूछता है कि भई ये गड़बड़ क्यों है, और अगर गड़बड़ है तो फिर भ्रष्टाचार सामने आता है। अब मुख्य दीवान के कार्य में सहायता हेतु, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी इनकी, उसमें काम में सहायता देने हेतु कुछ अन्य अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे। जैसे दीवान एक खालिसा भूमि का निरीक्षक था। दीवान एक जागीर भूमि का निरीक्षक था। मुशरिफ एक खजाना राजकोष का प्रमुख था। दीवान ए तन नगद वेतन से संबंधित अधिकारी था। शाहिद ए तौजनी सैनिक लेखों का प्रभारी था। और बकिया नवीस पत्र व्यवहार का अधिकारी था। तो यहाँ पर ध्यान रखना बकिया नवीस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बकिया नवीस कौन? पत्राचार विभाग का प्रमुख। अब यहाँ पर ये देखना है कि अकबर को ये भी डर था कि कहीं अगर वजीर से हमने शक्ति छीनकर किसको दी है? दीवान को दी है वित्त की। अब अगर दीवान विद्रोह करना चाहे तो, क्योंकि दीवान के पास में पूरा राजकोष है, अगर हो सकता है कि बादशाह के पीठ पीछे वह पूरा राजकोष का हिस्सा कुछ लोगों को बांट दे और उनके साथ मिलकर विद्रोह कर दे और खुद अगला बादशाह बन जाए। तो यहाँ पर इस कंट्रोल के लिए भी यहाँ पर हम 6 अधिकारी और देख रहे हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, और दीवान इनकी सहायता से प्रशासन चला रहे हैं। ठीक है ना। अब इनमें से 7 में से कोई एक विद्रोह करेगा तो 6 स्वाभाविक बात है कि बता देंगे। तो इस तरह से सेंट्रलाइज एक शासन की व्यवस्था हम यहाँ पर देख रहे हैं। अकबर ने इस विभाग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए राज्य स्थिति का ब्यौरा राज्य की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा मुगल बादशाह को प्रतिदिन देने का आदेश दिया कि रोज रोज की जो आर्थिक घटनाएं हैं वो आपको यहाँ पर बादशाह को आपको यहाँ पर बतानी होगी। दीवान ए आला की शक्ति को सीमित करने के लिए अकबर ने एक से अधिक सहायक दीवानों की नियुक्ति की, और कभी कभी सहायक दीवानों की संख्या 10 तक हो जाती थी। ऐसा इसलिए मैंने आपको बताया था क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर के पास में पूरा राजकोष है। इसलिए अगर उसने कह दिया कि भाई तुम इधर के प्रांतपति हो, तुम वहाँ के गवर्नर हो, तुमको मैं 10 लाख करोड़ रुपए दे दूंगा, तुम अकबर को मार दो। भले ही वो ना मार पाए लेकिन विद्रोह तो कर देगा, और अगर मार दिया तो वहाँ पर अकबर ही खत्म। तो इसीलिए उसने बैरम खां के विद्रोह से ये सबक ले लिया था कि उसे किसी भी विभाग को इतना ताकतवर नहीं बनाना है कि वह विद्रोह के लिए सिर उठा सके। इसलिए उसने सिर्फ एक दीवान नहीं बल्कि उसके अंतर्गत अन्य सहायक दीवानों की भी नियुक्ति की। आज भी हम देखते हैं कि एक गवर्नर होता है आरबीआई का, और उसके नीचे 2 उप गवर्नर हम देखते हैं जो उसकी मदद करते हैं। यानी कि एक अगर गलती कर रहा है तो दूसरा उसको सुधार सकता है, एक अगर विद्रोह कर रहा है तो दूसरा उसको रोक सकता है। पूरे विद्रोह कर देंगे, इसकी इम्पॉसिबिलिटीज़ है, ये नहीं हो सकता। अब देखो दीवान ए आला की शक्ति को सीमित करने के लिए यहाँ पर सहायक दीवानों की नियुक्ति अकबर करता है। अब इस पद पर अकबर ने मुजफ्फर खां तुर्बती, जो दीवान है मुख्य दीवान, उसको स्थापित किया, और उसके सहायक दीवानों के तौर पर एतमत खां, साहिबुद्दीन और टोडरमल को नियुक्त किया। हम यहाँ पर देखते हैं कि टोडरमल प्रमुख दीवान आगे चलकर बनता है वित्त विभाग का, और उसको जब गुजरात विजय के बाद में अकबर गुजरात का गवर्नर बनाता है तो वह गुजरात में पहली बार जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है जो शेरशाह सूरी ने शुरू की थी, उस व्यवस्था के आधार पर वह एक नई व्यवस्था की शुरुआत करता है गुजरात क्षेत्र में। और फिर आगे चलकर यही व्यवस्था भू राजस्व प्रणाली मुगलों की बनती है, और आगे चलकर फिर पूरे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है मुगलों के, वहाँ पर यह स्थापित होती है। ठीक है। अब मीर बख्शी जो होता है वह सैन्य विभाग का प्रमुख होता है। अब आज भी आप कोई भी चीज़ अगर हिस्ट्री से पढ़ रहे हो ना तो उसको प्रेजेंट के साथ रिलेट करने का प्रयास करो, इससे आपको क्या है मज़ा आएगा, और आप जब चीज़ें वर्तमान के साथ में जोड़ोगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। साथ ही साथ अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के शौक़ रखते हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री से भी पढ़ लो कि इस समय पर इंग्लैंड की जो महारानी एलिजाबेथ है जो अकबर के समकालीन है, वहाँ पर कैसी व्यवस्था चल रही है। जब आप बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करोगे ना, तो जब आप इतनी पेचीदा चीज़ें बना लोगे और तब आप अगर उसमें से निकल गए तो आपका इतिहास यानी कि आपका जो माइंडसेट है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
क्योंकि आपको ये भी पता रहेगा कि अकबर यहाँ शासन कर रहा है तो फ्रांस में कौन कर रहा है, इंग्लैंड में कौन कर रहा है। महत्वपूर्ण। इससे आपके दिमाग में काफ़ी सारे जाल बुनेंगे और उन जाल से निकलने के बाद में आप बहुत इंटेलिजेंट हिस्ट्री के बेस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, आज भी जो विभाग है मिलिट्री का, वो क्या करता है, सैनिकों की भर्ती करता है, सैनिकों को प्रशिक्षण देता है, हथियार और रसद राजा को बताता है। आज भी जो मिलिट्री है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह है उनकी, और सरकार से वो बजट मांगते हैं, फिर सरकार संसद के माध्यम से उन्हें बजट देती है। तो इसी तरह से ये भी अपने प्रमुख मीर बख्शी के माध्यम से बजट मांगते थे अकबर से, और अकबर फिर इन्हें धन देता था हथियार बनाने के लिए। इनके पास भी जैसे आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं हथियार बनाने के लिए, वैसे ही इनके पास भी कुछ ना कुछ रहा होगा। आज हमारे पास में DRDO जैसे सिस्टम है, संस्थान है, जहाँ पर हम बहुत अच्छी अच्छी तकनीक के हथियार बना लेते हैं। तो इनके पास भी कुछ ना कुछ रहा होगा। अब आज हम देखते हैं कि जो अच्छी क्वालिटी की बंदूक है, अच्छी क्वालिटी की मिसाइल है, राफेल है, S-400 है, ऐसे बहुत अच्छे डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, रॉकेट, जो राफेल है, और भी जेट पायलट्स है, वो हम कैसे खरीदें, किस देश से बुलाएं, ये सब तय करते हैं। तो उस समय पर ये नहीं थे। उस समय पर युद्ध का प्रमुख साधन क्या था, घोड़े थे, हाथी थे, और जो घोड़े और हाथी थे मुख्य साधन थे। तो आज जैसे हम देखते हैं कि अच्छी क्वालिटी की मिसाइल हमको किससे मिल रही है, फ्रांस से मिल रही है। S-400 अगर हमको फ्रांस से मिल रहा है तो हम फ्रांस से लेंगे। S-500 भले ही अमेरिका दे, हम उससे नहीं लेंगे, क्योंकि वो महंगा भी दे रहा है और अच्छी क्वालिटी भी नहीं दे रहा। तो ऐसे ही इस काल में घोड़े और जो हाथी है वो हमको मिल तो रहे हैं, भले ही वो भारत से भी हमको बहुत सारे मिल जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी अरब से मंगवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरब से अच्छी क्वालिटी में घोड़े मिल रहे हैं। अब जब अरब से आप घोड़े मंगा रहे हो, तो ऐसा अगर हो सकता है कि भाई आपके सैनिक को आपने घोड़ा दिया और उस घोड़े की कीमत अगर 5 लाख थी, तो उसने उस घोड़े को 4 लाख में बेच दिया, कम में बेच दिया, और भारतीय क्षेत्र से 50,000 का एक घोड़ा ले लिया, जो कि है तो घोड़ा ही, लेकिन वह घोड़े के नाम पर कलंक है, क्योंकि वह युद्ध के लायक नहीं है, बस ऐसे ही है, टट्टू जैसा है। तो यहाँ पर उसने उस घोड़े को खरीद लिया। अब इस व्यवस्था से बचने के लिए इन्होंने हुलिया और दाग व्यवस्था लाई कि जो घोड़ा है, हाथी है, उनको आप राज चिन्ह लगाओगे, इससे पता लगेगा कि भाई ये हमारा घोड़ा है जो हमने मंगाया था। इसी तरह हर सैनिक का रिकॉर्ड रखा जाएगा, ताकि अगर सैनिक अपने स्थान पर किसी और को नौकरी करने के लिए भेजता है तो भी पता चल जाएगा। आज के समय में भी सरकार ऐसी पहल करती है, खासतौर पर टीचर्स वगैरह में, कि भाई आपको थंब लगाना है। और कुछ गवर्नमेंट्स तो ऐसा करती है कि अब आपको चेहरा भी दिखाना पड़ेगा आकर, और तब आपकी एंट्री होगी, तब आपकी उस दिन की हाजिरी लगेगी। नहीं तो पहले क्या होता था, एक टीचर की तनख्वाह अगर 60,000 रुपये है, तो किसी भी बेरोजगार लड़के या लड़की को पकड़ता था और उसको कहता था मैं तुमको 10,000 या 15,000 रुपये दे दूंगा, तुम मेरी जगह नौकरी करो। अब उस बेरोजगार आदमी के लिए तो 10-15 हज़ार रुपये भी बहुत बड़े हैं, और टीचर जैसी नौकरी वहाँ भी और पढ़ने को मिल जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे जो टीचर्स होते थे, प्रोफेसर्स होते थे, वो घर में बैठे बैठे मौज मारते थे, और उनकी जगह में कोई और वहाँ पर नौकरी कर रहा होता था। तो ये काफ़ी गलत सिस्टम था। ऐसा ही सिस्टम अकबर के काल में भी था, और ख़ास तौर पर अलाउद्दीन खिलजी से पहले ऐसा होता था कि नकली घोड़ा और नकली व्यक्ति यहाँ पर युद्ध लड़ने जा रहे हैं और राजा बहुत मुश्किल से जीत पा रहा है। तो पहली बार दाग और हुलिया प्रथा अलाउद्दीन खिलजी जारी करता है, फिर इसको शेरशाह सूरी भी लागू करता है, और फिर अकबर भी इस व्यवस्था को लागू करवाता है। अब मीर बख्शी अमीरों का नेता भी था। मीर बख्शी जो इनका सेनापति होता था, वह अमीरों का नेता भी होता था। यह बादशाह के समक्ष मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश करता था, जबकि मनसबदारों की नियुक्ति बादशाह द्वारा योग्यता के आधार पर की जाती थी। तो यहाँ पर जो मीर बख्शी है, जो कि ये अमीर अमीर का मतलब कौन है, जो प्रभावशाली वर्ग के लोग हैं मुगल खानदान में, तो उनमें से ये प्रमुख होता था। और ये कहता था कि भाई इसके बेटे को बना दो मनसब, उसके भाई को बना दो मनसब। तो अब यहाँ पर भले ही ये सिफारिश देता था, लेकिन इसकी सिफारिश अनिवार्य नहीं थी, ऐच्छिक थी। और इसने अगर 10 नाम दिए हैं, और अगर अकबर को एक भी नाम पसंद नहीं आया कि भाई ये सब 100 के एक नमूने हैं, कोई काम के नहीं है, तो अकबर उनमें से किसी को भी स्थापित नहीं करेगा, किसी को भी नियुक्त नहीं करेगा। आखिरी डिसीजन अकबर का होगा।
अब मीर बख्शी अमीरों को जागीर आवंटन की भी सिफारिश करता था और जागीर आवंटन का कार्य दीवान ए आला करता था। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, दोनों ध्यान रखना। सिफारिश कौन कर रहा है जागीर आवंटन की, वो कर रहा है कौन, यही मीर बख्शी। और जागीर आवंटन का कार्य कौन कर रहा है, तो वह कर रहा है दीवान ए आला। और तीसरी बात कि किसके आदेश पर जागीरों का आवंटन हो रहा है, तो वह आवंटन हो रहा है मुग़ल बादशाह के आदेश पर। तो मुग़ल बादशाह को सिफारिश मीर बख्शी देगा और फिर मीर बख्शी की सलाह पर जो बादशाह है उसकी सलाह अगर उसको अच्छी लगती है तो वह उसकी सलाह पर आदेश देगा। किसको? वह देगा दीवान ए आला को, जो वित्त विभाग का प्रमुख है, दीवान है। वह फिर जागीर का विभाजन करेगा, बंटवारा करेगा। मीर बख्शी मुगल प्रशासन में सर्वोच्च भुगतान अधिकारी होता था। वह अमीरों को जागीर अथवा वेतन बांटने का कार्य करता था। मीर बख्शी की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए अकबर ने सहयोगी बख्शियों की नियुक्ति की। ठीक है, यहाँ पर भी वह नहीं चाह रहा कि उसका जो सेनापति हो या सेना प्रमुख हो वह ज़्यादा शक्तिशाली हो और वह उसके खिलाफ विद्रोह करके समस्या खड़ी कर दे। इसलिए जिस तरह उसने दीवान के नीचे अन्य दीवानों की नियुक्ति की, उसी तरह से यहाँ पर मीर बख्शी के नीचे भी अन्य बख्शियों की नियुक्ति हो रही है जो उसकी सहायता करेंगे और उसके विद्रोह करने पर उसकी सूचना अकबर तक पहुँचाएंगे। तो यहाँ पर इन सहायक बख्शियों को क्या कहते थे? पहला बख्शी, दूसरा बख्शी, तीसरा बख्शी, चौथा बख्शी। तो यहाँ पर बादशाह के ऊपर निर्भर होता था कि वह कितने बख्शियों को नियुक्त करना चाहता है। इसी प्रकार बादशाह के अंगरक्षक, जो कि क्या कहलाते थे? अहदी। बादशाह के अंगरक्षक अहदी सैनिकों तथा राजमहल की सुरक्षा से संबंधित सैनिकों के अलग अलग बख्शी होते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखना कि जो बादशाह के अंगरक्षक हैं उन अंगरक्षक सैनिकों के जो प्रमुख हैं बख्शी है वो अलग है और जो राजमहल की सुरक्षा से संबंधित बख्शी हैं वो अलग है। तो यहाँ पर आज भी हम देखते हैं कि जो एसपीजी है, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, ऐसे कुछ नाम है उनका, फुल फॉर्म है, तो उसके जो हेड रहते हैं एसपीजी प्रमुख वो अलग होते हैं। और जो सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं, इनके प्रमुख अलग रहते हैं। जो भारतीय सेना है उसके प्रमुख अलग रहते हैं। तो सबके काम यहाँ पर बटे रहते हैं। अगर सबके प्रमुख को एक ही बना दिया गया तो पता चल रहा उसका दिमाग सटका और उसने एक बार आदेश दिया और पूरे देश में तबाही आ गई। लेकिन अलग अलग प्रमुख बनाने से क्या होता है कि भाई उसने बोला कि भाई तुम उसको मार दो, तो उसके ऊपर निर्भर करेगा उसको मारना है या नहीं मारना है, क्योंकि दोनों की रैंक बराबर है। तो यहाँ पर बादशाह की सुरक्षा में लगे सैनिकों की जो टुकड़ी होती थी उसका प्रमुख कोई और होता था और जो प्रमुख मुग़ल सेना होती थी उसका मीर बख्शी कोई और होता था और जो राजमहल में अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए जो सेना खड़ी रहती थी उसके जो प्रमुख होते थे वो अलग होते थे। तो इस तरह से उन्होंने सैन्य प्रशासन यहाँ पर किया था। अब अकबर ने मुग़ल प्रशासन में भ्रष्टाचार रोकने और अधिकारियों की शक्ति पर नियंत्रण लगाने के लिए रोक लगाई और संतुलन का सिद्धांत यानी कि चेक एंड बैलेंस का जो सिद्धांत है एक दूसरे विभागों का पर्यवेक्षक निर्धारित किया। क्या किया इन्होंने कि भाई जो वित्त विभाग है वो मीर बख्शी का भी ध्यान रखेगा, उसकी भी जांच करते रहेगा। मीर बख्शी जो है वह दीवान ए आला जो वित्त विभाग है उसको भी ध्यान रखते जाएगा, गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण रखते जाएगा। तो सबकी डिपेंडेंसी एक दूसरे पर कर दी। तो इससे क्या हुआ कि अगर वित्त विभाग का प्रमुख दीवान ए आला अगर कोई षड्यंत्र रच रहा है तो उसकी जानकारी किसको रहेगी? उसकी जानकारी रहेगी अन्य विभाग के अधिकारियों को भी। इतनी ट्रांसपेरेंसी उसने बनाई कि एक दूसरे पर निर्भर कर दिया, इससे कोई भी विद्रोह नहीं कर पाया। खान ए सामा विभाग जो होता था इसका प्रमुख होता था मीर ए सामा या खान ए सामा नामक इसका प्रमुख होता था। और इसका काम क्या होता था? खान ए सामा, सामा का मतलब सामान, तो जो खान सामानों का जो प्रमुख है वह खान ए सामा। इस तरह से आप देख सकते हो। यह विभाग शासक और उसके संबंधी अमीरों की दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन तथा आपूर्ति करता था। अब यहाँ पर जो प्रमुख वर्ग हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि जो मिलिट्री होती है ना उसकी ज़्यादातर शहरों में उसकी आपको दुकान मिल जाएगी।
ठीक है। अब वहाँ पर जो दुकान रहती है इनकी मिलिट्रीज की, वो रिटायर्ड जो सैनिक रहते हैं उनको वहाँ से सामान मिलता है और वो नॉर्मल दुकान की तुलना में सस्ता रहता है। अच्छी ब्रांडेड ब्रांडेड चीज़ें वहाँ पर सस्ती मिल जाती है। उसी तरह यहाँ पर जो अमीर वर्ग है, जो प्रमुख अधिकारी हैं, राजमहल के लोग हैं, अकबर या फिर बादशाह के रिश्तेदार हैं, तो उन सभी के लिए जो वस्तुओं की आपूर्ति है वो करने के लिए यहाँ पर एक विभाग खान ए सामा यानी कि सामान का विभाग बनाता है और इसका प्रमुख खान ए सामा ही होता है या फिर मीर ए सामा होता है। अब यहाँ पर शस्त्र हो, वस्त्र हो, शराब, इत्र, विलासिता की वस्तुएं, ये सभी यहाँ पर बनती है। और इसी विभाग के अंतर्गत दीवान ए वायुतात हमें देखने को मिलता है। दीवान ए वायुतात क्या था? तो यहाँ पर कारखाना विभाग का ये कारखाना विभाग था ये एक प्रकार से। अब इनके लिए कारखाने का मतलब क्या था? कारखाना बोले तो आज के समय की जो फैक्ट्रीज हैं, अडानी अंबानी की बहुत सारी फैक्ट्रीज आप देखते हो, अडानी मिलवाल जो सोयाबीन रिफाइनरी ऑयल है वगैरह वगैरह। तो इस तरह की फैक्ट्रीज नहीं होती थी यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता था, फैक्ट्रीज का दो मतलब था कारखानों का। एक तो गोदाम, ठीक है, फैक्ट्री या कारखाने को गोदाम के रूप में भी इस्तेमाल ही करते थे जहाँ पर ये सारी वस्तुओं को रखते थे। और दूसरा कारखाने का मतलब ये था कि बहुत सारे जो कलाकार हैं या शिल्पी वर्ग के लोग हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा कर दिए और वहीं पर अंदर में कोई कपड़े बुन रहा है, कोई जूत काट रहा है, कोई चप्पल जूते बना रहा है, तो कोई इत्र बना रहा है। तो इन सबको मिलाकर वो एरिया कहलाता था कारखाना। अब अमीर ए वायुतात अमीर ए वायुतात कौन था? तो यह कारखानों के निरीक्षण कार्य करने का यहाँ पर प्रमुख था। ठीक है, कौन? अमीर ए वायुतात। अब प्रत्येक कारखाने पर एक तहसील भी स्थापित होती थी जो कारखानों से संबंधित आय व्यय तथा कच्चे माल की आपूर्ति तथा कार्यों की देखरेख करती थी और इसकी जानकारी ये कहाँ पहुँचाती थी? दीवान ए आला यानी कि वित्त विभाग के पास। अब इस विभाग पर वित्तीय विभाग का प्रभावी नियंत्रण रहता था, जो कि हमें किस बात का संकेत देता है? केंद्रीय नियंत्रण या फिर सेंट्रलाइजेशन का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जो कि हमें इतिहास में सबसे शुरुआती समय मौर्य काल में काफ़ी अच्छे से देखने को मिलता है। अब अकबर के काल में खान ए सामा का विभाग दीवान ए आला के अधीन ही था। जहांगीर ने पहली बार इसे एक स्वतंत्र विभाग की रूप में बनाता है। अब अकबर के काल में वित्त विभाग का प्रभावी नियंत्रण ही इसलिए रहता है क्योंकि वित्त विभाग यानी कि दीवान ए आला के अंतर्गत ये रहता है। जहांगीर पहली बार इस विभाग को वित्त विभाग से स्वतंत्र करके एक अलग प्रमुख विभाग बनाता है और इसके प्रमुख को, जो इसका प्रमुख कौन है? तो अमीर ए वायुतात है, उसको मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान करता है। आज हम देखते हैं ना कि जो कैबिनेट स्तर के मंत्री भी कैबिनेट में मिलते हैं, जो कैबिनेट के मंत्री तो नहीं होते लेकिन उन्हें उतना ही दर्जा प्राप्त होता है। तो इसी तरह यहाँ पर इन्होंने कैबिनेट स्तर के मंत्री दीवान ए वायुतात को बनाया। शाहजहाँ के काल तक इस विभाग के प्रमुख को मीर ए सामा, ठीक है, मीर ए सामा कहते थे। अब सॉरी, यहाँ पर जो अमीर ए वायुतात कौन है? ये कारखाने का प्रमुख है। अब जो खान ए सामा सामान का प्रमुख है उसका कौन है? खान ए मीर या खान ए सामा। पहले अकबर के काल में ये दीवान ए आला यानी कि जो वित्त विभाग है उसके अधीन आता था। जहांगीर ने पहली बार इस विभाग को एक अलग विभाग बनाया और इसके प्रमुख खान ए सामा या खान ए मीर को मंत्री स्तर का कैबिनेट मंत्री का स्तर दिया। अब देखो यहाँ पर शाहजहाँ के काल तक इस विभाग के प्रमुख को मीर ए सामा और औरंगजेब के काल में खान ए सामा कहा जाने लगा। इस विभाग पर राज परिवार से संबंधित किसी व्यक्ति अथवा शासक के वफादार को स्थापित किया जाता था, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण विभाग था। हो सकता है कि किसी ने आपकी शराब में जहर मिला के दे दिया और एक ही बार में पूरा का पूरा मुगल घराना जो है वह निपट गया। इसीलिए यहाँ पर भरोसेमंद व्यक्ति को नियुक्त करते थे जो समय समय पर चीज़ों का निरीक्षण करता था और देखता था कि क्वालिटी, गुणवत्ता, सुरक्षा के साथ में सही सब कुछ हो रहा है या नहीं। अब इसके बाद में देखिए खान सामा की हम बात करें तो अकबर ने अपने ससुर भारमल को, जो कि आमेर के राजा थे और जोधाबाई या हरकाबाई के पापा थे,
जहांगीर के समय पर आसफ खां यहाँ पर आसफ खां जो था ये इसकी पत्नी नूरजहां का भाई था और शाहजहां का ससुर था। अब सद्र उस सुदूर विभाग की बात करते हैं तो यह धार्मिक विभाग था और दिल्ली सल्तनत में भी हम देखते हैं कि सद्र उस सुदूर कुछ सुल्तान स्थापित करते हैं, शेर शाह सूरी स्थापित करता है और दक्षिण में बहमनी क्षेत्र में भी हम इस विभाग को स्थापित होते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर जो सद्र उस सुदूर विभाग था ये धार्मिक विभाग था और जो धार्मिक व्यक्ति होता था वो इसका प्रमुख होता था। अब बादशाह को धार्मिक सलाह देना, शरीयत जो इस्लामी कानून हैं उनका संरक्षण करना और वो सही से लागू हो रहे हैं कि नहीं ये देखना। धार्मिक अनुदान क्या कहलाते थे? सरयुगल, वक्फ, वजीफा, इनाम, इमदाद, ये सब क्या थे? धार्मिक अनुदान। अब ध्यान रखना कई बार जो इस्लामी शब्द हैं जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा खानगाह क्या है, जहाँ पर चिश्ती संत रुकते थे, चिश्ती संत के शिष्य को क्या कहते थे, उनकी भक्ति को क्या कहते थे। इस तरह के कुछ शब्द आपको मिलेंगे और उसके साइड में आपको उसके अर्थ मिलेंगे। ऐसी जगह पर आपको ये शब्द भी मिल सकते हैं सरयुगल, वक्फ, वजीफा, इनाम, इमदादा की। आगे इनके अर्थ रखे रहेंगे और आपको मैच द कॉलम आपको कह दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये सब क्या था? ये धार्मिक अनुदान था, धार्मिक तौर पर जो दान दिया जाता है वो था। इस विभाग के अधीन मुहतसिब नामक अधिकारी होता था जो अपने क्षेत्र में शरीयत के कानूनों की पालना करवाता था। जनता के नैतिक आचरण पर निगरानी रखना, माप तौल, बाट, सिक्के आदि की जांच करना, शराब, अफीम आदि के उत्पादन पर पाबंदी यहाँ पर ये लगाता है। कौन? अकबर। औरंगजेब के समय इस अधिकारी यानी कि मुहतसिब का महत्व काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब ने इसे जब निर्मित मंदिरों और संस्कृत पाठशालाओं को गिराने का आदेश दिया था। शाहजहां के काल तक सद्र उस सुदूर न्याय का कार्य भी करता था। पहली बार औरंगजेब के समय पर न्याय का कार्य इससे छीनकर सद्र उस सुदूर से छीनकर काजी उल कुज्जात को दे दिया जाता है और एक अलग विभाग बनाया जाता है। अकबर के समय अब्दुल नबी जो सद्र उस सुदूर के पद पर स्थापित था वह धार्मिक अनुदान देने में भ्रष्टाचार करने पर सद्र उस सुदूर की शक्तियों में कमी करता है। कौन? अकबर। इसके लिए अकबर 2 आदेश जारी करता है। पहला कि 15 एकड़ से अधिक भूमि अनुदान देने के लिए बादशाह की अनुमति आवश्यक होगी, वरना क्या होता था कि सद्र उस सुदूर साठगांठ कर लेता था और किसी व्यक्ति को 100 एकड़ 200 एकड़ इस तरह से ज़मीन दे दिया और फिर बाद में जब वह अपने पद से रिटायर होता था तो सारी ज़मीन उस व्यक्ति से ले लेता था और इस तरह वह एक बड़ा जागीरदार बन जाता था। अब यहाँ पर अकबर को जब ये बात पता चलती है तो यहाँ पर लिमिट सेट कर देता है कि भैया तुम 100-200 एकड़ ज़मीन दान करो, कोई समस्या नहीं, लेकिन मेरे को बता दो तुम किसको दान कर रहे हो। फिर वहाँ पर अकबर जांच बैठाता और पता लगता है कि ये सद्र उस सुदूर का षड्यंत्र है तो फिर उसको पद से हटाते और उसको सज़ा मिलती। अब 15 एकड़ से अधिक भूमि अनुदान देने के लिए बादशाह की अनुमति आवश्यक होगी। सद्र की शक्ति को कम करने के लिए प्रांतों में भी सद्र की नियुक्ति की गई थी। अब यहाँ पर देखिए कि 1578 में पहली बार प्रांतों में सद्र स्थापित किए गए। सद्र क्या है? जो धार्मिक व्यक्ति है। और कौन है ये न्याय करने का काम भी कर रहे हैं। कहाँ तक? औरंगजेब के काल तक। औरंगजेब फिर बाद में काजी उल कुज्जात नामक एक अलग विभाग बनाता है न्याय करने के लिए। अब देखो अकबर के समय पर सद्र सुदूर थे शेख गदामी जो कि बैरम खां द्वारा स्थापित थे। शाहजहां के समय पर मुसफ़ी खां और औरंगजेब के समय पर सैयद जलाल कौन थे? ये थे सद्र उस सुदूर। अब अकबर ने अबुल फजल के निर्देशन में गरीबों और अनाथों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। ये 3 केंद्र स्थापित उसने किए। धर्मपुरा में हिंदुओं के लिए ये केंद्र स्थापित हुआ, खैरपुरा में मुसलमानों के लिए और जोगीपुरा में जोगियों के लिए यह उसने स्थापित किया। अब काजी उल कुज्जात का विभाग जो न्याय विभाग था यह कौन स्थापित कर रहा है? तो यह औरंगजेब स्थापित कर रहा है सद्र उस सुदूर से। जैसे हम देखते हैं कि अकबर वजीर से सैन्य और वित्तीय शक्तियाँ छीनकर मीर बख्शी और जो दीवान आला जैसे विभाग बना रहा है
उसी तरह यहाँ पर जो औरंगज़ेब है वह शुरू से धार्मिक कार्य तो करवा रहे हैं, लेकिन उससे न्यायिक कार्य छीनकर एक नया विभाग बना रहा है। कौन सा? काजी उल कुज़ात। अब यह जो विभाग था यह न्याय विभाग था और इसका प्रमुख भी कहलाता था कौन? काजी उल कुज़ात। काजी उल कुज़ात मुख्य काजी या मुख्य न्यायाधीश इसको कहते थे। आज के समय पर जैसे हम देखते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर ये भी कौन था? CJME मतलब चीफ जस्टिस ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है। अब मुगलों में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? यहाँ पर प्रश्न बनता है कि मुगलों में न्याय का सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो जैसे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी तो सबसे पहली लाइन हमने पढ़ी थी कि जो बादशाह है वह न्याय, सेना, वित्त सभी क्षेत्रों में उसका डिसीजन सर्वमान्य है और वह सबसे प्रमुख है। तो यहाँ पर न्याय का सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो वह होता था बादशाह। ठीक है। अब अगर ये पूछा जाए कि न्याय करने का काम किसका होता था और मौर्य प्रशासन में न्याय करने के लिए नियुक्त सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन था, तो वह कौन था?